घना ब्याज मूल न खोवे, बैर न खोवे हांसी। बैर न खोवे हांसी, आलकस नींद किसान न खोवे, चोर न खोवे खांसी। कुम्हार की कुम्हारी पे तो पर बसाओ न, गधी के कान अठे। अब ये लोक श्रुतियां हैं। श्रद्धा भाव से प्रातः उठे, और प्रातः उठते ही सबसे पहले मैंने देखी अपनी माँ, वो उठते ही धरती को चुचकारती थी। धरती को चुचकारती थी और क्या कहती थी, धरती माता सबकी दाता, तेरे तो बड़ा ना कोई। अब ये पूरी एक इसमें कहानी है। चूल लाली पू हाथ पसार, कीड़ी जाइए कृष्ण के द्वार। कोई चीटी ना हो तो वो उसका भी पहले वो भी पाप ना हो जाए। दीवे रे जग ज्योति रे, दीवे रे जग ज्योति रे, जा रे दीवे कर विश्राम। अब उसको भी कह रहे तो आराम कर अब रात को, जा रे दीवे कर विश्राम, मारा तेरा तड़के काम, कल फिर मिलांगे। देखो कितना दादी एक कहती है उसका कि भाई मेरी क्या इच्छा है, तो वो क्या कहती है, सोने की कटोरी हो, सोने की कटोरी हो, पोता दूध पीवे और मैं देखूं। बताओ इससे गजब की बात हो सकती है। कटोरी सोने की हो, पोता दूध पीवे और मैं देखूं, यानी मेरी आंख भी ठीक रहे। धन हो, फिर क्या हुआ, भगवान ने सुन ली, धन हो गया, पोता हो गया, बुढ़िया नाक मिल गई। सोना रोया धाड़ मार, सोना रोया धाड़ मार, उत्तम मेरी जात। सोना रोया धाड़ मार, उत्तम मेरी जात, काले मुंह की चिरमिठी तुले मेरे साथ। जिस घर सास बहू के झगड़े के बारे में, जिस घर बड़ा ना मानिए, धोरी पड़े न घास, सास बहू का ओलना उजड़ हो जा बस। किकर बार कपूत धन, घर कुलछनी नार, चौथे मैले कापड़े, ये नरक निशानी चार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार धर्मेंद्र जी। कैसे हो डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है, आपको देख कर और खुश। आपने एक एक करके 30 किताब लिख रखी हैं जी, और ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की कोई ऐसी बात नहीं, लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी लिख रखी हैं। मैं तो मानता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि भाई मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ। अच्छा जी, आपका ज़्यादा काम लोक संस्कृति पे है जी, हरियाणा की लोक संस्कृति पे। और आपकी एक ये जो किताब है लोक आलोक, और ये मैं आपने जिक्र किया था जिसका हरियाणा का लोक साहित्य है जी, अस्फुट विधाएं। जी जी जी। तो सबसे पहले लोक साहित्य पे अगर अपन हरियाणा की बात करेंगे जी, तो बेसिकली हरियाणा के लोक साहित्य को किस तरीके से समझा जा सकता है? देखिए, जब हम हरियाणा के लोक साहित्य की बात करते हैं तो जो हमारे लोक में प्रचलित है, जिसे आप गांव कहेंगे, वहाँ जो प्रचलित है लोक का, लोक के द्वारा लोक के लिए जो साहित्य है वो लोक साहित्य है। लोक साहित्य है और वो शिष्ट साहित्य से अलग है। और मेरी ये मान्यता है कि जो शिष्ट साहित्य का, जिसे आप साहित्य कहते हो, परिनिश्चित साहित्य या साहित्य, उसकी राह लोक साहित्य से ही गुजर कर जाती है। जितने हमारे बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिनकी कालजयी रचनाएं हुई हैं, चाहे वो रामचरितमानस तुलसी की हो, कबीर की बीजक हो, या कामायनी हो, जो जिसने लोक को आधार बनाया है उसकी ही रचना कालजयी हुई है जी। तो इसलिए मैं, और जैसे लोक हैं दूसरे, अलग अलग जनपदों के अलग अलग भाषा का भेद हो सकता है, भाव तो वही है। हाँ। तो इसलिए हरियाणा का भी जो लोक है वो विपुल उसका लोक साहित्य है। अच्छा। और जिसके ऊपर बहुत काम हुआ है, मगर फिर भी कम काम हुआ है। लोग कहते हैं कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है? ऐसा है, ऐसा मेरे से भी किसी ने, मैं नाम नहीं लेता, मेरे गुरु थे वो, मेरे से पूछा था और मैं उससे मुझे बुरा लगा था। यदि आप एग्रीकल्चर कहोगे, वो भी एक कल्चर ही है। हमारी जो हरियाणा की है, तो जो संस्कृति है, लोक संस्कृति, वो प्रकृति से ही निकलती है जी। प्रकृति और समाज से तो संस्कृति बनेगी। जी जी। तो एग्रीकल्चर भी उसका एक हिस्सा है। मगर जिस रूप में वे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर हरियाणा की, वो एक ये सोच के कह रहे हैं कि भाई इसमें तो कुछ नहीं, ये फूहड़ है।
जी। वो बात गलत है। बाकी तो जितना समृद्ध, जितना शानदार हरियाणा का लोक साहित्य है, वो किसी भी, मैं समझता हूँ कि मैंने दूसरे भी प्रदेश में उनका लोक साहित्य उतना उनका नहीं है। अच्छा जी। हर विधा में, हर विधा में ऐसी ऐसी विधाएं हैं जिनका अभी तक तो शोध भी नहीं हुआ। हरियाणा के लोक साहित्य की विधाएं कितनी हैं जी फिर? असंख्य विधाएं हैं। अच्छा। जैसे मोटे रूप में आप देखते हैं लोकगीत हैं, ज्यादातर काम लोकगीतों का हुआ हाँ, लोकगीतों का हुआ, या फिर आप सांग देख लो, या लोकनाट्य, लोकनाट्य देख लो। जिसको आप सांग कहते हो। इसके अतिरिक्त तो पता नहीं कितनी विधाएं हैं जो अब तक, कुछ तो ऐसी है जो जिनके नामित नहीं हुई हैं, अस्फुट हैं। कुछ ऐसी हैं जिनका इतना घालमेल कर दिया गया है कि किसी को किसी में घुसा दिया गया है कुछ, और उनका नाम और कुछ दे दिया गया है जी। दूसरे नंबर पर शोध हुआ है लोक कथाओं का। लोक कथाओं। और ये भी एक आश्चर्य की बात है, इतना सारा काम हो चुका है लोक कथाओं पर, मगर मैंने जब सारा अध्ययन किया लोक साहित्य का, तो मुझे पता चला कि लोक कथा तो हमारे यहाँ पर चलन में जो रही है और जिस रूप में हम शोध कर रहे हैं वो है ही नहीं। अच्छा जी। उसको तो लोक कहानी कहा जाना चाहिए। कथा तो हमारे यहाँ, कथा जब कहते हैं तो उसका मतलब है वो कोई धार्मिक कथा है, हाँ। पूजा पाठ की कथा है, वो तो है, वो हरियाणा में भी है। पर उसको लोक मानोगे तो मान लो अलग शोध हो सकता है। मगर जिस रूप में लोक कथाओं का शोधन हो रहा है, उनके ऊपर काम हो रहा है, वो तो वास्तविक में लोक कहानी है। वो उसको हम कहानी कहते हैं, लोक कहानी। तो इसलिए मैंने सोचा, ये जब मेरी पहली पुस्तक आई हरियाणा संस्कृति और कला, तो उसमें मैंने इसका जितना वो स्थान अभाव के कारण मैं उसका जिक्र कर पाया कि भाई ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है, और इसको लोक कथाओं को, ये लोक कथाएं हैं और ये लोक कहानियां हैं, इनको लोक कहानी मैंने अलगाने का प्रयास किया। और ऐसी और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे डॉक्टर शंकरलाल यादव का था, उनका अच्छा काम किया उन्होंने। एक बार बहुत सारे लोगों को पता नहीं है डॉक्टर शंकरलाल यादव का क्या योगदान है हरियाणा की लोक संस्कृति में। उन्होंने हरियाणा का जो लोक साहित्य है उसको पहली बार शोधित किया। उनका जो है उस पर रिसर्च किया था उन्होंने, और बहुत अच्छा काम किया। एक बाहर का आदमी, उपकार ही किया उन्होंने, उपकार किया। उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, वहाँ से उन्होंने उसका शोध प्रबंध उनका लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय से, और यहाँ पर वो जगह जगह घूमे और सारे हरियाणा का उन्होंने लोक साहित्य इकट्ठा किया और उनको शोधित किया, और एक मूल ग्रंथ अब हमारे सामने उपलब्ध है, उनकी वो पुस्तक, वो छप चुका है उनका शोध प्रबंध। तो उनका तो उपकार हम भूल नहीं सकते। काम तो बहुत और भी किया है, सबका ही उपकार है, मगर उन्होंने जो है नींव रखी थी उसके ऊपर ही अब लोक साहित्य का जो हमारा मकान बन रहा है। वट वृक्ष हो गया जो उन्होंने एक पौधा लगाया था, उनका बहुत योगदान है। डॉक्टर साहब, जैसे हरियाणा का लोक साहित्य की जब बात आप कर रहे हैं, संस्कृति की, फिर आप अस्फुट जो विधाएं हैं जी, जिनके ऊपर आपने एक किताब ही लिख दी, ऐसी कौन कौन सी अस्फुट विधाएं, थोड़ा विस्तार से आप मुझे बताओ इस बारे में। इसमें दो तरह की धर्मेंद्र जी बातें हैं। एक तो कुछ ऐसी विधाएं हैं जो जिनका गलत नामकरण कर दिया, जैसे मैंने अभी एक कहा लोक कहानी। इसी तरह से डॉक्टर शंकर दयाल यादव ने भी लिखा है मुहावरा, लोकोक्ति। तो ये मैंने जब इसका अध्ययन किया गुड़, तो मुझे पता चला कि जो शिष्य साहित्य में चली जाती है फिर वो लोक की नहीं रहती। अच्छा जी। फिर वो तो शिष्य साहित्य की हो जाती है। तो मुहावरा तो शिष्य साहित्य में चला गया, लोकोक्ति शिष्य साहित्य में चली गई। तो जो लोकोक्ति है उनको लोक सूक्तियाँ हैं, वे हरियाणा की लोक सूक्तियाँ, तो उनको मैंने नया नया नाम दिया। वे लोकोक्ति तो ये तो उसकी हो गई शिष्य साहित्य की, परिनिष्ठित साहित्य की। तो ये लोक की बात करते हैं तो फिर ये तो लोक सूक्तियाँ हैं, तो उसको मैंने लगाया, उसका नाम अलग दिया, बात तो वही है। और मुहावरे हैं, केवल मुहावरा कहते तो आपको लगेगा हिंदी का मुहावरा होगा, तो वो लोक मुहावरे हैं जो लोक में प्रचलित मुहावरे हैं।
तो उनका मैंने अलग से नाम दिया कि इनको लोक मुहावरे कहा जाना चाहिए। और एक डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी ने बहुत बढ़िया काम किया, मगर उन्होंने ये सारी जो अस्फुट विधाएं थी हमारी, जिसको ये लोक श्रुतियाँ हैं, लोक कथोक्तियाँ हैं, लघु काव्य कथाएं हैं, लघु बाल कहानियाँ हैं, लघु लोक हास्य है, इन सब को परकीर्ण साहित्य ये नाम दे के और छोड़ दिया। उनकी मजबूरी रही होगी, वो इतना कितना करेंगे कर सकते थे वो, तो इसलिए उनको तो अब लोगों ने वहीं से पकड़ के वही कर दिया है, कोई भी दाए और वो नाम और कुछ उसका करके उसके ऊपर ही आगे चल रहा है काम। मगर इतना कुछ विधाएं तो ऐसी हैं, इतना समृद्ध है कि उनको नाम भी अलग दिया जाना चाहिए और उनके ऊपर शोध किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये अनुभव किया और ये महसूस भी किया कि भाई ये उन विधाओं को जो हमारी बिखरी पड़ी हैं और ये तो मर जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, उनके ऊपर काम किया जाए। और हरियाणा की अस्फुट लोक विधाएं तब ये किताब आपने निकाली, उसके ऊपर मैंने जो है ये काम किया जी। और उसमें जैसे मैंने अभी कहा था लोक कहानी, लोक चुटकला है। अब चुटकला कहेंगे हम, तो चुटकला कहते तो हिंदी का चुटकला है। हाँ जी। मगर लोक चुटकला हरियाणा के जो लोक में प्रचलित है वो तो लोक की बातें हैं, लोक से संबंधित है, लोक भाषा में। मखोल नहीं कह सकते उसको? मखोल अलग विधा है। अच्छा। वो उसके ऊपर भी अभी काम करने की जरूरत है, मखोल की। गड़ंग की मखोल है, बहुत सारी ऐसी विधाएं जो अभी अछूती पड़ी हैं। वो ये मखोल वगैरह तो मैं भी नहीं इसमें ले पाया। अच्छा। क्योंकि इतनी वो सीमा थी। वो अभी और बचते हैं, जो और विधाएं कुछ हैं वो और बचती हैं, उनके ऊपर शोध होना चाहिए। तो जैसे लोक मुहावरे हैं और उसमें भी अलग अलग पल्ला पसारना, पल्ला झाड़ना, कड़े राम कड़े टेंटें, अब ये लोक मुहावरे हैं। अब ये उसमें थोड़ी है, ये हिंदी में तो नहीं होंगे, तो ये अलग से हैं। तो इनके ऊपर अलग से काम किया जाना चाहिए। अब भी जो काम कर रहे हैं वो घालमेल कर रहे हैं कि वो हिंदी वाले भी इसमें घुसेड़ के और वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैंने इसको अलगाया। दूसरा है नेवा है। अब नेवा का है जो हमारे जितने भी वो हैं नेवा, तो नेवा को लोक नेवा, लोक में प्रचलित है, तो लोक नेवा। और पहेली है, अब पहेली को भी लोक पहेलियाँ हैं, तो लोक पहेली कहा जाना चाहिए। और जैसे एक लोक पहेली ना, उसमें समस्याएं देते हैं, हल ढूंढते हैं। तो एक युवती दो माँ बेटी चली बाग में जान है। हाँ, ये जो है लोक पहेली है हमारी। और एक वो लोक पहेली है ना कि भाई कोई ऊँट के ऊपर सवार होके जा रहा था और उससे पूछा कि भाई ये कौन है, तेरी क्या लगती है? तो वो कहता नाई था कोई पूछने वाला। नाई के मन भाई के बात कहूँगा एटी, इसकी सासू मेरी सासू आपस में माँ बेटी। ये ऐसी लोक पहेलियाँ हैं, इनको पहेली नहीं कहा जा सकता। तो मैंने इसको लोक पहेली नाम दिया, जो अलग से नाम देने की बात है। और उसके बाद एक कहावत है, लोगों ने कहा कहावत काम हुआ है हरियाणी में, बहुत शोध हुए हैं कहावत। अब कहावत तो शिष्ट साहित्य में आती है, हमारे यहाँ तो उसको कहबत कहते हैं, कहबत। और कहबत को भी लोक कहबत कहना चाहिए। तो मैंने उसको लोक अपनी पुस्तक में जो संस्कृति और कला है उसमें लोक कहबत, उसमें थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है। अब जैसे ये कहबत है, उसमें कोई सी आंगली ने काटो दर्द हो से, ये कहबत है। सासू बिना किसा सासरा, कद मरी सासू कद आए आंसू, कहानी के ब्याह में सो जोखिम, चढ़ जा बेटी सूढ़ी पे भले करेंगे राम, के बेटी जेठ के सारे जाई थी और आखिर राम के घर न्यास है। अब ये कहवत है, इनको कहावत आप कहोगे तो अन्याय करना है लोक कहवत के साथ। तो इनको मैंने अलगाया। फिर उसके बाद बात रही अस्फुट विधाओं की, जो आपने अभी सवाल किया। अस्फुट विधाएं बिखरी पड़ी हैं, बहुत सारी विधाएं,
और उनको किसी और विधा के नाम से हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा। और ऐसी समृद्ध है, ये अभी पुस्तक जाएगी, जा भी रही है, तो तब पता चलेगा, शोध इसके ऊपर बहुत होंगे। जैसे हमारे एक अभी बात हुई थी, लोक श्रुति एक विधा। लोक श्रुति कहीं नहीं आता, वो लोक श्रुति को कोई कहावत का देता है, कोई मुहावरा, कोई कुछ किया कहीं। लोक श्रुति का कोई एग्जाम्पल दें आप। तो हाँ, वो बताऊंगा ना। तो लोक श्रुति में जो हमारे लोक विश्वास हैं, प्राकृतिक नियम है, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, घटना है, ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित जो चुटीली, संक्षिप्त, सारगर्भित उक्ति होती है, उसे लोक श्रुति कहते हैं। लोक श्रुति, श्रुति माने सुनना। और इसमें लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता, ये वैसी रहती है, बदलती नहीं है। और एक प्रकार से स्वतःपूर्ण कथन होता है, ये पूरा कह दिया तो पूरा कथन है, ये इधर उधर से आप बदलाव नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण, आ बैल मन न मार, आ बैल मन न मार, अब पूरा अपने आप को, ये अपने आप में कथन है और एक संपूर्ण भी, मगर कहीं प्रयोग करेंगे तो किसी उसमें करना पड़ेगा। अब ये परिनिष्ठ साहित्य में भी चला गया, मगर उन्होंने इसका वहाँ की तो प्रसिद्धि है ये, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, तो ये यहाँ से गया है, हरियाणवी उससे। अच्छा। आ बैल मन न मार, अक्कल बड़ी भैंस, अक्कल बड़ी भैंस, करनी पार उतरनी, ऊंची दुकान फीका पकवान, आधा तीतर आधा बटेर, एक पंथ दो काज, कुम्हार की कुम्हारी पर पार बसाओ न गधी के कान अठे। अब ये लोक श्रुतियाँ हैं जो किसी घटना से, किसी ऐतिहासिक घटना से, प्राकृतिक घटना से या कहीं से उपजी हैं, उनके ऊपर भी शोध करने की जरूरत है। ये कहाँ से आई, अपने आप नहीं बनी, कोई घटना थी वहाँ से पकड़ ली गई और फिर प्रचलन में आ गई, फिर वैसी कोई घटना देखते हैं तो प्रयोग कर देते हैं। तो ये तो लोक श्रुति है, जो जिसका आगे मैंने इस पुस्तक में इसको अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की है और स्वरूप निर्धारित किया, पहले कहीं नहीं मिलता। जी जी। फिर उसके बाद है लोक लघु काव्य कथा। अच्छा। एक बड़ी मोहक विधा है। अच्छा। जिसको मैंने देखा कि पता नहीं विभिन्न नामों से उसको जाना जाता है, मगर वो अलग विधा है। तो हम इस कंजूसी क्यों करें जब अलग विधा है। लोक लघु काव्य कथा क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे छोटी काव्यात्मक कथाएं हैं, छोटी छोटी काव्यात्मक कथाएं, और वो हम नित्य प्रति सुबह उठने से लेकर सारे कामों में, जो दिनचर्या के काम होते हैं और सोने तक करते हैं और उनका वाचन करते हैं, तो उनको मैंने नाम दिया है, उनको कहा ही जाना चाहिए लघु काव्य कथा। वे लोक लघु काव्य कथा, लोक की तो हैं, लघु छोटी हैं, और काव्य कथा, काव्य में कहानी है, छोटी सी है। जैसे श्रद्धा भाव से प्रातः उठे, और प्रातः उठते ही सबसे पहले मैंने देखी अपनी माँ, वो उठते ही धरती को चुचकारती थी, धरती को चुचकारती थी, क्या कहती थी, धरती माता सबकी दाता, तेरे तो बड़ा ना कोई। अब ये पूरी एक इसमें कहानी है, और सब कुछ समा गया इस बात में, सब कुछ आ गया। तो उसके बाद फिर एक एक जो भी कोई क्रियाकलाप करते थे, महिलाएं खासकर, वो इनको वाचन करती थी। फिर उसके बाद दरवाजा खोलेंगे उठते ही, तो दरवाजा खोलते समय क्या कहा, जागो कृष्ण जागो राधे, घर घर के खुल गए द्वार। खोलते खोलते जागो कृष्ण जागो राधे, घर घर के खुल गए द्वार। पहले भगवान का नाम भी ले लिया क्योंकि श्री कृष्ण का प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा है, तो फिर वो इसका वाचन किया जाता है। इस पर भी पूरा का पूरा एक छोटी ही 2 पंक्तियों में काव्यात्मक पूरी कथा हो गई। फिर उसके बाद झाड़ू देते हैं, तीसरा काम है। तो झाड़ू देते हुए हमारे लोक की देखो कितनी समृद्ध सोच है। झाड़ू जैसी छोटी सी चीज जिनको हम यूज होते हैं, तो झाड़ू है, उसके प्रति कैसा श्रद्धा भाव है। जंगल हेड़ी जंगल में दरवाजा, आजा है मेरी छैल छबीली, काम करांगे ताजा।
झाड़ू को कहती है महिला, जंगल है पूरा वो। आगे आजा काम करेंगे ताजा, उसको भी आजा है मेरी छैल छबीली, उसको भी छैल छबीली मान रही है। इससे बढ़िया कोई लोक संस्कृति लोक साहित्य हो नहीं सकता जो एक निर्जीव चीज के प्रति ऐसा भाव रखती है अपनी है। और कैसी प्रतीक योजना है। फिर स्नान करते हैं, उसके बाद ये झाड़ू वगैरह करते, तो स्नान करते समय क्या ये कहा जाता था, नगर बसेरा मैं करूं, नगर बसेरा मैं करूं, मड़ धोऊं पा, दूध और दड़िया देंगे मेरे श्री भगवान। तो मैं नार अब स्नान कर रहा हूँ और उसके बाद भगवान मेरे को दूध और दड़िया दे। शांति प्रिय है, कोई ज़्यादा पकवान खाने की वो नहीं इच्छा है, दूध दड़िया दे दे, उससे तृप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद फिर चूल्हा लीपते थे। आजकल तो गैस आ गई, आजकल तो गैस पहले की ये है। अब लोक में तो परिवर्तन हो जाता है, पहले चूल्हा था तो अब कुछ आ गया, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद नई चीजें आएंगी उभर के। अभी वे लोग रच रहा है, तो कैप्सूल आ जाएंगे जी, अब वो रच रहा है लोग, खत्म हो जाएगा। हाँ वो भी हो जाएंगे। तो फिर चूल्हा लीपते समय, चूल्हा लीपू हाथ पसार, कीड़ी जाइए कृष्ण के द्वार। कोई चीटी ना हो तो वो उसका भी पहले ये भी पाप ना हो जाए, तो फिर वो कहते हैं चूल्हा लीपू हाथ पसार, कीड़ी जाइए कृष्ण के द्वार। तो अब कृष्ण के द्वार चली जा और मैं चूल्हा लीप रहूं। चूल्हा लीप दिया, उसके बाद फिर खाना बनाना पड़ता है। तो खाना बनाने ते समय क्या जो लोग उसको नायिका कहेंगी, यहाँ तो हर नारी नायिका है, तो वो खाना बनाते समय क्या कहती हैं, चूल्हे से तू मेरा वीर। चूल्हा भी भाई है, निर्जीव चीज। चूल्हे से तू मेरा वीर, ऊपर रांधू उजड़ी खीर, किशन कन्हैया दोनों वीर, और एक कन्हैया जिमो खीर। खीर बना रही है और कृष्ण को भी आमंत्रित कर रही है, बलराम को भी कर रही है, आ जाओ पहले तुम खीर जिम लो। वो आएंगे नहीं, प्रतीकात्मक रूप में। कितनी बढ़िया, इससे बढ़िया आप किसी साहित्य में हो ये बातें तो मुझे बता देना, नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और फिर दिन के सारे जो काम करते थे, फसल काटते थे, पशुओं का जो भी कुछ करें या जो, वो सब ऐसी ऐसी प्रचलन में है। तो उनको थोड़ा वो छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। शाम को जब दीपक जलाते हैं, सब जलाते हैं, अब बल्ब आ गए तो ये भी दीपक है। तो फिर क्या कहती है, दीपक जड़े सुहागन बाल के धरे। दीपक जड़े और सुहागन बाल, देखो कितनी कितनी बातें हैं। सुहागन, सुहाग होनी भी सुहागन चाहिए। सुहागन बाल के धरे, दुख दलदर बाहर पड़े। दुख भी और गरीबी भी वो बाहर चली जाओ, लक्ष्मी घर में आन बढ़े, और लक्ष्मी भी हमारे घर में आ जाए। इससे बढ़िया और क्या बात होगी। ठीक बात। ये जो है दीपक जलाते समय कहते हैं। फिर सोते समय दीवे को हम करते हैं, बुझाते नहीं। हरियाणा के लोक में कोई भी नकारात्मक बात नहीं है। होली को भी हम ये कहेंगे, होली जलाते नहीं, मंगलाते हैं। दीवे को हम बुझाते नहीं, करते हैं। दीवे को कर दो, लाइट को कर दे भाई। हाँ। अब भी यही कहते हैं। तो दीवों को कर, जो हम करने के लिए वो महिला तैयार होती है तो क्या कहती है, दीवे रे जग ज्योति रे, दीवे रे जग ज्योति रे, जा रे दीवे कर विश्राम। अब उसको भी कह रहे तो आराम कर, अब रात को जा रे दीवे कर विश्राम, मारा तेरा तड़के काम, कल फिर मिल लांगे, आज की राम राम। तो कितना गजब का है। और ये हमारे यहाँ इसको कहीं वो लोकोक्ति कह के, कहावत कह के उनमें घुसेड़ रखा था। ये बिल्कुल अलग विधा है, अलग विधा है, होनी भी चाहिए। उसके बाद फिर दादी कहती है, देखो कितना, दादी एक कहती है उसका कि भाई मेरी क्या इच्छा है, तो वो क्या कहती है, सोने की कटोरी हो, सोने की कटोरी हो, पोता दूध पीवे और मैं देखूं। बताओ, इससे गजब की बात हो सकती है। कटोरी सोने की हो, पोता दूध पीवे और मैं देखूं, यानी मेरी आंख भी ठीक रहे। धन हो, फिर क्या हुआ, भगवान ने सुन ली, धन हो गया, पोता हो गया, बुढ़िया नाक मिल गई। तो ये इस प्रकार की लघु
काव्य कथाएं हमारी प्रचलित हैं, जो अलग एक प्रकार से विधा है। विदा है जी। दूसरी एक कितनी मोहक विधा है, दोहा आपने सुना होगा। हाँ, दोहा सुना जी। दोहा एक विधा है। ऐसी हमारे लोक में इतने लोक दोहे हैं, और उन लोक दोहों को भी हम क्या कहते हैं, ये कहावत है। काम जो हो रहे हैं कहावत हैं, ये लोकोक्तियाँ हैं। तो मैंने जब देखा तो पता नहीं, मैं हो सकता है कि अब जो सुनने वाले हैं वो इसको संज्ञान लेंगे, देखेंगे कि मैं गलत हूँ, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। मगर मैंने एक विचार किया है कि भाई नहीं, ये ठीक है। तो जैसे हिंदी में दोहे हैं, उसी तरह के हमारे लोक में दोहे हैं। हाँ, लोक सीमाओं में नहीं बनता। लोक ये नहीं कि वो जो लोक दोहा जो दोहा है हिंदी में, उसकी मात्राएं सीमित है। यहाँ मात्राओं में इधर उधर हो सकता है, एक आधी मात्रा ज़्यादा हो कम हो, मगर बिल्कुल लोक दोहे जैसी हैं, तो उनको क्यों ना हम लोक दोहे कहें। तो वो दो दो पंक्तियों के काव्यात्मक लोक वाक्य हैं। दो दो पंक्तियों के काव्यात्मक है, लोक वाक्य हैं, और हर उसके प्रकृति के भी और काम के भी, लोक व्यवहार के भी सारे विषय हैं उसमें, सब विषय हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक लोक दोहा है, कर्ज कढ़ा के बनज खिंडावे। कर्ज कढ़ा के बनज खिंडावे, टाटी के मुंदे ताला। साले के गैल बाण भेजे, तीनों का मुंह काला। अब बताइए, लोक दोहा नहीं है? और कितना उपदेश दिया गया है इसमें कि कर्जा लेकर तो कोई वो व्यापार कर ले, और है तो उसकी एक छान, और उस पर तड़ा मुंदत, क्या उसका क्या फायदा है? और बाण को अपने साले के साथ भेज दे, तो तीनों का मुंह काला। अब ये तीनों चीज ऐसी हैं कि जो नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा है इसके ऊपर ही ब्याज, जब हम ज्यादा ब्याज कर्ज ले लेते हैं, तो उसके ऊपर एक लोक दोहा है, घना ब्याज मूल ने खोवे, बैर ने खोवे हांसी। बैर ने खोवे हांसी, आलकस नींद किसान ने खोवे, चोर ने खोवे खांसी। हाँ, खांसी आ जाए पकड़ा जाएगा। और बैर हो और हंस पड़े, मुस्कुरा के मिलने तो होगी दूर। तो कितने लोक दोहा नहीं है, जैसे वो लोक दोहे ऐसे ये लोक दोहे हैं, ये लोक दोहे भी दोहे हैं। फिर है धन को कभी भी हमारे लोक ने, हरियाणा के लोक ने या कोई भी लोक है, वो धन को सर्वोपरि नहीं मानता। वो मानता है शांति से जीवन व्यतीत हो जाए और इज्जत की रोटी मिल जाए, इज्जत की जिंदगी व्यतीत हो जाए। तो इसके ऊपर है, सोना कहता है खुद, सोना बोल रहा है, इससे ज्यादा प्रतीक क्या होगा? और सोना रोया धाड़ मार, सोना रोया धाड़ मार, उत्तम मेरी जात। सोना रोया धाड़ मार, उत्तम मेरी जात, काले मुंह की चिरमिठी तुले मेरे साथ। अच्छा, अब सोने को चिरमिठी के साथ तोलते हैं, काली होती है। वो जो उसके अंदर भरी जाती है वो नहीं, वो तोलते हैं ना जब ये सोना कितना, ये तो वो चिरमिठी है, उसका माप है बिल्कुल मासे का कुछ। अच्छा। उससे तोलते हैं। अच्छा। तो कहता मैं तो इस काले मुंह के साथ तोलता हूँ, मेरी क्या, वो काले मुंह है, उसकी क्या जात और मैं क्या। फिर एक बुजुर्गों का, जैसे आजकल ज़्यादा ये हो गया धर्मेंद्र जी, कि हम बड़े बूढ़ों की या जो अनुभवी हैं उनको सोचते हैं अब ये इसके विचार है, ये तो इसके विचार हो गए बेकार, इसकी क्या सुननी। तो उनके बारे में कहा है, जो बुजुर्गों के सम्मान के बारे में, जिस घर बड़ा ना बूझिए, जिस घर बड़ा ना बूझिए, दीवा जले न सांझ, सो घर उजड़ जानिए, जा घर तिरिया बांझ। एक लोग दोहे में कितनी बात कह दी कि जिस घर में बड़े की बात नहीं पूछी जाती, दीवा नहीं जलता सामने, और तेरी उसकी महिला हो, उसका संतान पैदा ना हो तो उजड़ गया, उजड़ गया। एक दोहे में कोई कोई चीजें, और कितनी बढ़िया बात है। फिर सास बहू के झगड़े प्रसिद्ध हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं। तो सास बहू के झगड़े के बारे में क्या कहा है, जिस घर सास बहू के झगड़े के बारे में, जिस घर बड़ा ना मानिए, धोरी पड़े न घास, सास बहू का ओलना उजड़ हो जा बस। अगर यदि दोनों का झगड़ा रहेगा, तो घर बसा ही नहीं। और घर में यदि पशुओं को
वो नहीं डाला जाएगा चारा तो घर उजड़ गया। उसके बाद बेटे और पत्नी के बारे में बताया है। क्या बताया है? किक्कर बार, कपूत धन, घर कुलछनी नार, चौथे मैले कापड़े, ये नरक निशानी चार। घर के आगे किक्कर खड़ी हो तो वो तो चुप भैगी, उसके कांडे, और कुलछनी जिसके लक्षण अच्छे नहीं हो, वो घर में पत्नी हो और गंदे लगते रहते हो, तो ये तो नरक की निशानी है। फिर यदि घर में आजकल ये लोग मानने लगे रहे भी सच्ची कि घर में साड़ी की चाल है या साड़ी की चाल है, तो इसमें कहा कि जिस घर में साड़ी की दखल अंदाजी होती है उसके बारे में क्या कहा है? जिस घर साड़े सारथी और तिरिया की सीख, सामन में हल बिना, सामन में हल बैल बिना, वो घर मांगे भीख। अब साड़ा तो चलावे और जो तिरिया है, महिला है, वो सीख दे उल्टी सीधी, और सामन में हल तो और बैल ना हो तो घर तो जड़ गया। तो कितनी उपदेशात्मक बातें हैं। और इसको आप यदि कुछ लोग ये कहते हैं, हालांकि उसकी दृष्टि से जो होते हैं वो सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, उसकी दृष्टि से लोग कोई वो पढ़े लिखे नहीं होते, मगर फिर भी देखिए अपने आप किस तरह की बातें कही हैं जिसमें सबके प्रतीक आ जाते हैं, उपमाएं आ जाती हैं। फिर पत्नी के बारे में क्या कहा है अलग से? दाता काल परखिए दानी, जब काल पड़ जाए, जब दानी की परख होती है जी। दाता काल परखिए देना फागण माह, जो दूध देने वाला पशु वो फागण के महीने में थोड़ा चारा कम हो जाता है, चारा भी, दूध भी कम हो जाता है, दूध इसलिए हो जाता है वो, और वो ऐसे उसकी परख तब होती है। तिरिया उस दिन परखिए धन पल्ले ना, दल पन्ने ना। अब घर की महिला की परख उस दिन होती है जब धन ना हो, तब नहीं वो भाग जाएगी, यूँ कहते हैं ना। तो किसी मित्र ने लिख दिया कि मैंने तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी, लोगों ने दी कि भाई जिसके पास धन नहीं है उसकी पत्नी बुढ़ापे में भी छोड़ के जा सके। तो उसी तरह का ये कि उसका धन नहीं हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर है कृतघ्न आदमी के बारे में कहा है। मेरी भी धर्मेंद्र जी मान्यता है कि आप जिस आपके लिए कुछ किया है, उंगली भी हिलाई है, वो एक आती है, तो आप उसका एहसान मरते दम तक आपकी पीढ़ियों को बोलना नहीं चाहिए, बता के जाओ। अगर भाई मैं मंचों पर कहता हूँ जिसने मेरा एहसान किया उनके नाम लेता हूँ। लोग कहते हैं कि क्यों आप कहते हो ऐसे, आप इसी दाइयों कहो कि मैं तो पैदा ही ऐसे हुआ था, मगर नहीं मेरी जो एहसान जिसने किया है मैं नगरा नहीं हो सकता, उसको नुगरा कहते हैं। तो नुगरे मानस के बारे में बताया है, कृतघ्न के बारे में। नुगरा मानस ना मिलो, पापी मिलो 1000 पापी बराबर, एक नुगरा जो है मानस नहीं मिलना चाहिए। एक नुगरे के शीश पे 100 पापी को वार। एक नुगरा मानस 100 पापी उसको वार दो तब भी कम है, मगर नुगरा नहीं होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। और ये आजकल जैसे दौड़ कपड़िया घूमते हैं ना, कपड़े पहन के, उनके बारे में कहा है। तन उजड़ा मन काला, बुगले जिसा भेष, इस तक कागा भला बार भीतर एक। उस तक कोआ अच्छा, ये कि एक ऊपर से तो अच्छे कपड़े पहन लिए, दौड़ कपड़िया, अंदर मैल भरा है, दोष भरे हैं। और मूर्ख की दोस्ती के बारे में कहा है कि मूर्ख की दोस्ती है वो अच्छी नहीं होती। क्या? चातर ते बैरी बोला, चातर ते दुश्मन भी चातर होना चाहिए। चातर ते बैरी भला, मूर्ख भला ना मीत। लोग कहें तुम ना करो, मूर्ख जनते प्रीत। मूर्ख आदमी तो प्रेम नहीं करना चाहिए। दुश्मन है उसके साथ बेशक कर लो यदि वो आपको कुछ सिखाएगा, और मूर्ख तो आपको मूर्खता की तरफ ले जाएगा। फिर एक व्यापार के बारे में और बड़ा गजब का लोक दुआ है। कितना इसका वो देखिए अनुप्रास अलंकार, जानबूझ के नहीं, अपने आप आ गया। भाई बिनोई
भाई बिनोई भाणजा भैया और भूपाल। भाई बिनोई भाणजा भैया और भूपाल राजा, पांचों बब्बे छोड़ के निर्भय करो व्यापार। इन गालिया व्यापार नहीं करना चाहिए, इन पांचवा के साथ व्यापार करया तो डूबया। तो इससे बढ़िया बात हो सकती है। पति पत्नी के बारे में फिर एक और कहा है, चतुर नार का मूर्ख नरते ब्याह हो पछतावे। महिला हो चतुर, आदमी मिल जाए मूर्ख तो वो सारे जीवन भर पछताती है। जुकर रोगी नीम ने आंख मीच के पियो है। जो कि रोगी है ना, वो नीम पीना है, पीना तो पड़े है, कड़वा हो। हमारे यहाँ नकारात्मकता नहीं है, ये नहीं कहते कि भाई वो महिला है वो उसको छोड़ के चली जाएगी, पछताओगी रहेगी उड़ेगी। फिर बरसात के बारे में, मौसम के बारे में धर्मेंद्र जी अलग किताब लिखी जा सकती है। सटीक भविष्यवाणी मौसम के बारे में लोग दोहों में की है। जैसे जेठ ज तपे तपे निराशा, जेठ ज तपे तपे निराशा, तय जानो वर्षा की आशा। निराशा तो होगी मगर बरसात जरूर होगी। जितना जेठ तपेगा उतनी बरसात ज्यादा होगी। फिर इस आगे इसी प्रकार के मौसम के बारे में है, पश्चिम चमके बिजली आगम चाले बाढ़। पश्चिम की तरफ बिजली चमक रही हो और पूर्व की तरफ की बाढ़ चलती हो। कहे किसान सुन घरणी भीतर खटिया गाल। अग्नि आओगा भीतर गाल ले, पहले बता देते हैं अग भाई उधर की हवा चल रही है, बिजली होगा कि चमका, बरसात आओगी अंदर चाल। तो कितने हमारे अनुभवी लोग हैं और उन्होंने फिर ये काव्य में, फिर आप यूँ कहते हो कि कहती है तो एग्रीकल्चर है, तो ये एग्रीकल्चर है, ये तो बड़े बड़े पानी भरे इसके आगे, तो बड़े बड़े विद्वान ऐसे ऐसे ये लोग दोए रच रखे हैं, लोक श्रुतियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या है। फिर दुश्मन के बारे में एक और है, जिनका ऊंचा बैठना, जिनका खेत निचाण, उनका बैरी के करे, जिनका मीत दीवान। कितने गजब की बात है। जिनका ऊंचा बैठना, जो बड़े लोगों के साथ बैठना उठना और खेत नीचा हो, ऊंचा नहीं हो, उनका बैरी के करे, जिनका मीत दीवान। जो दीवान के साथ जिसकी यारी हो, कोई क्या करेगा। और मुझे इसमें धर्मेंद्र जी एक वैसे बात याद आती है व्यक्तिगत, कि हमारा जो चकबंदी हुई ना, हम तो छोटे छोटे थे, मगर हमने अपने दादाजी को कहा कि आपने ये क्या कर लिया, वो खेत छोड़कर यहाँ ये निचाण में ले लिया, यहाँ तो कलर वैसे है, यहाँ उजाड़ भी होगा। अरे बोला तुम याद रखोगे, अब वो तो ज़मीन 30-40 लाख किला है, और जो मेरे दादा ने ली थी ना मेन रोड पे, वो कई करोड़ की होगी और आमदनी भी ज़्यादा होती है, आमदनी ज़्यादा होती है। पानी भर जाए तो धान भी होंगे, फिर वो भर जाए इतना थोड़ा निकल जाता है। उस टाइम कोई वैल्यू थी नहीं जब चकबंदी हुई, जब थी नहीं कुछ, जब तो वो यूँ कहते रहे ये इतने आने में है, अरे ये ज़्यादा आ जाएंगे, और वो छोड़ दी, जो नई काटती ना वो छोड़ कर वो ले ली। अब वो अच्छी पैदावार संवार लिया, अगले ठीक कर लिया। हाँ वो समर गई, और निचाण था वो पानी आ जाए, और नहर का भी पानी भाग गया क्योंकि निचाण की तरफ था। उसके बाद पशुओं के बारे में बहुत सारी हैं, भोजन के बारे में है, भोजन के बारे में पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। जो भोजन पाछे दातन करे, नित उठ हरड़ खावे। एक तो दातन कर ले, ये बुरुस्ता भाई पहले दातन होती थी, और उठ के खाली पेट हड़ खा ले। बासी पानी जो पीवे उस घर बैद न आवे। अब बताने लगे हैं ना कि बासी पानी पियो। अब ये बता रहे हैं कि उसमें मैंने किसी से पूछा भी क्यों बता रहे हो बासी पानी, आगे उसमें सारे हमारे अंदर जो वो होती है ना मुंह के अंदर, वो सारे पेट में जाकर उसको ठीक रखते हैं। अब पीते हैं लोग, अब पीते हैं। हाँ, और एक और खाने के बारे में, 100 बार सत्तू खाओ। सत्तू पहले हमारे यहाँ खाते थे, अब नहीं खाते, अब बिहार वगैरह में खाते हैं, पहले हमने खाए हैं बचपन में सत्तू नियमित रूप से हम खाते। सेठ साजूराम जी ने जो धर्मशाला बना रखी थी, उसमें सत्तू और
चने और ये चीज रखा करते, रात रात को खा लिया। हमने बचपन में सत्तू खाते थे, तो सत्तू 100 बार सत्तू खाओ, चाहे 9 बार चबेना, बीच में कोई जैसे ये कुछ चीजें खा ले, बेशक 9 बार खा लो, एक बार रोटी खा लो, फिर लेना ना देना। रोटी एक कब खाओ, यूं नहीं ठूसते रहो। मैं भी सुबह एक बार खाऊं, शाम में थोड़ा बहुत कुछ वो हल्का फुल्का तो वो ठीक रहता है। फिर अपशकुन भी हमारे लोक में प्रचलित है, और वो अनुभव से होता है। वो इसको साइंस तो नहीं मानती, मगर कुछ बातें देख के जो अनुभव हो गया उस बारे में भी काफ़ी प्रचलित हैं लोग दोए। आटा काटा, देखिए शब्दावली देखिए, आटा काटा घी गड़ा, आटा काटा घी गड़ा, खुले के सानार। एक तो आटा दिखाई दे जा रास्ते में, काटा लग जा, घी हो गड़ा हो, और खुले बाणा की महिला मिल जाए। बम में बलाना दाहिने, भेड़ा जरक सुनार। से बाईं तरफ से आ जाओ, चाहे दाईं तरफ से आ जाओ, रास्ते में भेड़िया आ जाए, और या जरक आ जाए, और यह सुनार आ जाए। ये उनके अपने अनुभव हैं, क्योंकि उसको भी पश्चत्तो हरा कहते हैं सुनार को, देखते देखते भी काट लेता हो। तो ये ऐसे ऐसे जो लोग दो हैं, अब बताइए इनको आप लोकोक्ति और कहावत में कैसे घालमेल करो। तो इन पे काम हुए हैं जी? नहीं हो पाए। पहली पुस्तक मेरी है। अच्छा। और उससे पहले लोक दोहा शब्द नहीं मिलेगा आपको। लोक दोहा शब्द नहीं मिलेगा। अब लोग सोचेंगे कि ये अलग विद्वान पा गया कोई, मगर मैं सोचता हूँ कि ये लोक दोहे ही हैं, और इनको लोक दोहा ही मानना चाहिए। मैं ये क्यों मतलब मैंने ये प्रयास किया कि मेरी जो पीएचडी में और एमफिल में गाइड थी, तो उन्होंने मेरे से काम करवाया ललित निबंध पे, और मुझे पता होता तो मैं भी नहीं करता। मेरे से पहले उन्होंने बाद में बताया जब पीएचडी हो ली कि कई बच्चे भाग चुके थे छोड़ के, इस सब्जेक्ट के छोड़ के। और मेरा भी, मैं ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाला होते हुए भी 6 साल लग गए पीएचडी करते हुए। पीएचडी, और वो तो है, मैं यूजीसी का यहाँ से फेलोशिप लेके लेक्चर लग रहा था, और 1 साल का फेलोशिप भी लेकर गया, फिर भी 6 साल लग गए। और मैं एक बार तो ऐसा हो गया, मैं छोड़ो पीएचडी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बेटे तुम्हें बुरा लगा होगा, मगर ना जी कोई बुरा नहीं लगा। क्योंकि वो सारे जो भी काम होते हैं कि भाई आप सोचते होगे कि मेरे से काम भी करवाती है, मेरे घर नौकर है, वो भी कर सकते हैं, मगर ये विषय भी जान के दिया मैंने, भागता तो भाग लेता। और ये सारा जो एक गुरु शिष्य परंपरा का है वो मैंने सारा करवाया, और अब जिंदगी में तेरा नाम होगा। आशीर्वाद दिया आपको। नया विषय है। आज से पहले जब भी मैं साक्षात्कार में कहीं जाता हूँ, कई जगह बाद में गया, यहाँ तो यहाँ भी पूछा, और बाद में मैं जब प्रोफेसर के लिए कहीं रीडर के लिए गया तब भी पूछते हैं कि ललित पहले अगर ललित निबंध तो कोई विधा ही नहीं है। मेरा पहला काम था पीएचडी का, उसके बाद वो स्थापित हो गई और वो पुस्तक प्रकाशित हो गई। अब ललित निबंध एक स्थापित विधा है, जो वो विधा थी। लोग उसको कहते थे कि निबंध तो निबंध है, ललित क्यों, साहित्य ललित है, मगर उसमें कुछ विशेषताएं अलग है तो वो निबंध, मगर लालित्य उसकी विशेषता है। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा, कहीं तो लगेगा मैं कविता पढ़ रहा हूँ, कहीं लगेगा मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, कहीं लगेगा मैं कोई दृश्य देख रहा हूँ। और उसकी जो आंतरिक लय है कविता, काव्य और गद्य के बीच का एक पुल है ये ललित निबंध। कहाँ से की पीएचडी आपने? मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से। तो इसी ये इन पर ये क्यों नहीं आप हाथ, ये लोक साहित्य के अध्येता हैं, इन पर हाथ क्यों नहीं आजमाते, क्यों नहीं करते ये काम? अब मैंने तो अपनी तरफ से परिभाषा और स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया। अब वो आगे जाने, अब आगे काम कर लो, इस पे काम करो। फिर उसके बाद एक और बहुत बढ़िया लोकपद, पद सुने होंगे ना आपने? हाँ जी। 4 पंक्तियों के, 8 पंक्तियों के। तो हमारे यहाँ लोकपद है, उनको भी लोकोक्ति कहते हैं। कोई लोकोक्ति कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए आप, वो 4-6 पंक्तियों के काव्यबद्ध है, लोकपद हैं वो। हाँ लोकपद है, लोकपद होने चाहिए। उनको हम दोहे कह देते हैं। कोई ना दो अभी नहीं करता कोई, उनको लोकोक्तियों में घुसेड़ रखा है, कोई उनको और कुछ नाम दे रखा है।
ये तो मैंने नाम दिया है लोकपद, और कहीं नाम नहीं है। लोक दो अभी नाम नहीं है, अब तक नहीं है कहीं भी, मेरी किताबों में ही है। अच्छा, और किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। तो लोकपद देखिए, लोक व्यवहार का लोकपद, बिना चनारे बांधे पाग, बिना नून के रांधे साग, बिना कंठ के गावे राग, ना पाग ना साग ना राग। कुछ भी नहीं होता इसमें। बताओ, देखो ये लोकपद नहीं है क्या ये? ना तो इसको आप लोक दोहा कह सकते, दो अभी नहीं है जी ये, क्योंकि फिर लोकपद होगा। और कोई इसको सीमाओं बांध हो कि नहीं भाई लोकपद, इसमें पद में तो इतनी पंक्तियां होती ये है, लोक उन सीमाओं को नहीं मानता, मगर है तो उसके समकक्ष। लोक लोक कह रहे हैं हम, पद नहीं कह रहे, लोक। फिर उसके बाद और देखिए आगे, स्त्री के बारे में, ससुर के बारे में, समदिन के बारे में, आकाश के बारे में, साधु के बारे में, जमीन के बारे में, विद्वान के बारे में, पंच के बारे में, हकीम के बारे में, एक पद में सारे सब के बारे में बता रखा है। क्या गजब का निचोड़ है, पूरी एक किताब एक लोक पद में लिखी जा सकती है। क्या कहा है? तीनों ये मीठे भले, ये तीनों मीठे होने चाहिए। हाँ। कौन कौन? स्त्री ससुर समदिन, ये मीठे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। हाँ। स्त्री भी, ससुर भी और समदिन भी। तीनों ये मैले भले, अंबर आकाश, साधु जमीन, ये मैले भले। साधु भी जो छेल सीट होगा, टेंच पिंच शब्द नहीं चाहिए। ये जो देख लो आप नाम क्यों किसी के लो आगे वो टिंच पिंच क्या किया इन्होंने। और जमीन भी जो ऐसी हो ना, मैली को है वही ठीक है। मैली तो जिदे होगी जो काम चलता रहे उस पर, सीधी सी बात है। और तीनों ये कड़वे भले, कड़वे भी है, तीनों ये कड़वे भले, तमाकू मिर्च अफीम, ये कड़वे भले। और तीनों ये उजड़े भले, उजड़े भी बताया, तीनों ये उजड़े भले, पंडित पंच हकीम। अब वो पंडित से मतलब यहाँ विद्वान से है। हाँ। विद्वान भी बहुत बुंडे लत्ते पहन रहा हो तो वो विद्वान होगा, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कपड़े कैसे वो अलग है। और पंच, गाम का पंच और सड़ियल पहन के आ जा तो उसका ना रोब रहेगा, कौन मानेगा। और हकीम भी सड़ियल सा हो तो ये वो खुद बीमार रहोगा। तो ये जो है उजड़े होने चाहिए। कितना बढ़िया लोकपद है। और बरसात के बारे में भी लोकपद है। जैसे बिल्ली बोले राम निमाई, निमाई का जैसे बिल्ली भगवान से प्रार्थना करे, निमाई का अर्थ प्रार्थना। बिल्ली बोले राम निमाई, बकरी बाड़े बीच छकाई, और बाड़े में बकरी हाछी यूं करती हो। गो जंगल में करे गरनाई, जंगल में गो देखिए। हाँ जी देखिए। गो जंगल में बोलती हो। जोर का मी मोर करे अजनाई, और मोर बोलता हो पीहू पीहू बार बार, तो पक्का मियाँ होगा जोर का। तो देखो अनुभव लोकपद में कितना गजब का अनुभव परोस रखा है। और एक अपशगुन हमारे यहाँ प्रचलन में है, एक अपशगुन का भी वो लोकपद देखिए। एक ली हिरणी दूजा शार, रास्ते मिल जाए एक हिरणी एक ली हो, अरे एक गादड़ एकला दिखाई दे जा। भैंस चढ़ा जब मिले गवाल, और उस पर भैंस के ऊपर गवाला पहाड़ी चढ़ रहे हो। 3 कोस ते मिले तेली, और 3 कोस पे जाते समय तेली मिल जा। अलबत मौत सिर पर खिली। अच्छा, तो न्यू सोच लो कि मौत के निकट जा रहे हो आप। ये अनुभव है। और भाई ये देखे होंगे तभी है क्योंकि गादड़ भी पाड़स का है, पक्का पाड़स का है। और वो हिरणी है अकेली बिरच रही है, वह भी मार दे, या उसने वो गादड़ मारेगा। और वो ये उसके जोड़ते के ऊपर या भैंस के ऊपर चढ़ के कोई जा रहा है, ये तो वैसे ही प्रतीक मानते हैं, ये यमराज का प्रतीक है, मानो चाहिए नहीं मानो। और तेली के बारे में पता नहीं भाई उनका अनुभव है कि वो फिर ये लगाओ कि मौत पक्की सिर पर खेल ली। ये है लोकपद। अब एक विधा और है, छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ कहते हैं हम, लोक कथाओं में घालमेल कर दिया। एक तो है, मैंने तो कहा कि मैं लोक कथा उनको नहीं मानता, हो सकता है मैं गलत हूँ, कहीं शास्त्रार्थ के लिए लोक कहानियाँ हैं वो लोक कहानियाँ हैं। और उन लोक कहानियों में भी कुछ ऐसी कहानियाँ जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, बड़ों को नहीं। उनको
हम क्यों लोक कथा या लोक कहानी कहें, वे हैं लोक बाल कहानी। बाल कहानी बच्चों की कहानियां हैं जी, खूब हैं, खूब हैं, और उनको कहते हैं ये भी लोक कथा ही है। तो मैंने इसकी अलग विधा बना दी, लोक बाल कहानी, जिसमें चिड़िया, चिड़ा, कौआ, चूहा, बिल्ली, भैंस, गाय, 150 तो मैंने संग्रहित कर रखी होंगी जी। हाँ, गिद्दड़, ऊंट, चील, मकोड़ा, ये मैं कहता हूँ कि ये होने चाहिए, इनका नामकरण मैंने किया है और होना भी चाहिए। ये तो लोक बाल, ये तो अच्छा आपने बताया है, इसके तो बच्चों की अलग से एक अलग से कहानी भी बिल्कुल आ सकती है। जैसे आप कह रहे हो, आपने वो संग्रहित कर रखे हैं, सतयुग के बैल, काक का दाना, मुसियर, चिड़िया, गिद्दड़ और ऊंट, टे बणी, राजकुमारी, ये सारी लोक कथाएं मेरे के पास मैंने पढ़ी है। मैंने ये बच्चों की बाल मैंने ये सोचा ये यार बच्चों की है, इनको इसमें क्यों घुसा रखा है, इसको अलग क्यों नहीं विधा का नाम देते, क्यों आप कंजूसी करते हो, जब है अलग तो उस पे काम करो, उसको अलग से संग्रह करो। हुआ नहीं अभी तक, तो लोग करें तो अच्छी बात है। और फिर एक और विधा है, आप आजकल जो आप वो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हो ना, उसके मोर साहब के साथ लोक कहानियां, एक लड़का हो, तो उसमें हास्य की कुछ बातें हैं। हाँ जी, तो उसमें भी एक अलग विधा है, लोक लघु हास्य किस्सा। अच्छा। जो आप किस्से सुनाते हो वो तो किस्से हैं बड़े, हाँ, कुछ छोटे छोटे किस्से हैं, तो उनको आप क्यों उसमें घुसा रहे हो? जैसे कि छोटे छोटे बारू की सगाई, बारू और राबड़ी, बुढ़े की अर्थी, ताजा हुक्का, मुंह कान मोड़ ल्याए, छोटी छोटी घटनाओं पे और बना दे, तो वो छोटी है, तो उनको लघु हास्य कथा नाम दो, कहानी नाम दो। उनको क्यों आप वो किस्सा कह रहे हो? वो तो याद ही नहीं रहते जी, फलो फलो में चले जाए, तो वो अलग विधा एक। और फिर एक है लोक कथोक्ति, बहुत बढ़िया विधा है। लोकोक्ति की जगह लोक कथोक्ति। लोक कथोक्ति, कथोक्ति क्या, जो लोक में प्रचलित कथात्मक उक्तियां हैं, कथात्मक उक्तियां हैं, उन्हें लोक कथोक्ति कहना उचित है। जैसे कोई आदमी ऊपर से तो बहादुर दिखाई देता और अंदर से कायर हो, उसके बारे में इतना क्यों टाढ़ है भाई, न्यों लड़ूंगा, इतना क्यों टाढ़ है, अगर लड़ूंगा, अगर फिर चेहरे क्यों है, बाजूंगा। एक पूरी कथा है और एक पूरी कथा में बात कह दी। ये तो बहुत सुनी है जी बचपन। हाँ, फिर ये इसका नाम लोक कथोक्ति होना चाहिए, कथा की उक्ति है, कथा के रूप में 4 वाक्यों में पूरी कथा कह दी। तो बताओ ये इस पर क्यों कंजूसी की जा रही है, क्यों नहीं आगे इसको बढ़ाया जाए? फिर है एक आगामी परिवार के बारे में ऐसी कथोक्ति है, नाई के मेरे बाल कोट कोट से, ये आपने खूब सुनी है, तो जजमानी बतेरा आगे आ जाएंगे। हाँ, पूरी 2 वाक्यों में पूरी कथा, पूरी कथा है, कथोक्ति है ये। और फिर एक मीठे कड़वा बोल के बारे में आपकी मैं शायद इसमें सुना है नहीं है, आप जो सुना रहे हो किस्से हैं, और ये है कथोक्तियाँ, ये अलग है। तो मीठा कड़वे बोल के, मीठा बोले कड़वा, उसका देखिए, काणी ताई सीध गालिए, कोई गया काणी ताई सीध गालिए, एक मन इसका वो किसी ने बना रखा था सोशल मीडिया पर, ऐसा ही वो देखा, काणी ताई सीध गालिए, बेटा बोला घना मीठा से, ताई बोली बेटा बोला घना मीठा है, तेरे तो जूत लागेंगे, तेरे तो जूत लागे सीधी सा गालू, और वो उसमें किसी ने बना रखा, वो उसका वो मारे फेंक के। और एक गजब की लोक कथोक्ति, बेटा सीते सीत लेगा कि लग टिंडी का घी भी दे दूं, हाँ जूत लागेंगे वो। तो एक गजब की और लोकोक्ति देखिए, तेरा नाम कैसे भाई, ने बोला भाई शक्कर पारा। अच्छा, रोटी कितनी खा जाए, बोला 10-12। पानी कितना पियो, मटका सारा। काम के करे से मैं मानस बेचारा। अगर काम की बात बुझ जाए तो बताओ कितनी बढ़िया लोक कथोक्ति है ये, पूरी कथा बन गई 4-5 वाक्यों में ही। तो ये भी हैं। और फिर इसमें अंत में मैंने दिया है लोक कड़का। कड़का पे तो उसके अलग से वो, कड़का पे तो आपने अलग से किताब लिख रखी है, वो अलग और मोर साहब कड़के सुनाते हैं,
मैंने जो पहला कड़का अपनी जिंदगी में सुना था वो ये सुना था, वो मेहमान घर आ गया कि मैं बोला कड़के का जमींदार देखा ना उसने पागल बना गया। वो बोला मैं तड़के का तरीका तले पड़ा हूँ। हाँ, वो मेरी किताब में भी है वो। कड़के बहुत बोलते हैं। हाँ, उसमें मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं भी ऐसा सुनाऊंगा कुछ। कड़कों पे बहुत, मतलब हरियाणा की 4 लाइनों में है ना ऐसी चीजें बोली जाती थी कड़कों में, जो बहुत खूब बचपन में तो खूब सुनी है जी। अब आज वाली पीढ़ी थोड़ा इन चीजें ना, अब ये हमारी पीढ़ी है आखिरी। हाँ, ये यदि हम कल मैं गाना सुन रहा था, किसी भाई ने भेज रखा था, ये जो आप वाली पीढ़ी है ना, ये बैलगाड़ी तैर जहाज में जाने वाली इकलौती पीढ़ी है ये। हाँ, हम ऐसे ही हैं जो माँ बाप से भी पिटे। हाँ, अरे बच्चों से भी एक प्रकार। आप लोग वो हो जिन्हें फोन नहीं देखा, फोन भी देखा, मोबाइल भी देखा, सब कुछ देख लिया। तो यह पीढ़ी गरीबी भी देखी, अमीरी भी देख ली। तो ये एक यूनिक पीढ़ी है। तो ये हम यदि इनको नहीं करेंगे आगे काम, तो फिर ये तो लुप्त हो जाएंगे। फिर ये हमारा दायित्व, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई हम जिस लोक में पैदा हुए उस लोक को कम से कम जीवित रखने के लिए संवर्धित और संरक्षित करने के लिए प्रयास करें ना जी। बड़ी ज्ञान की बात बताई है आपने, और ये ऐसा विषय है जो YouTube पे आमतौर पर मिलते नहीं है। ना ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन पे कोई व्यूज आते ना मिलेंगे। नहीं आएंगे इस पे, आप देखना इसमें आएंगे, क्योंकि लोगों के लिए नई चीज है ये। लेकिन जो काम की बात है कि ये जरूरी बात है भाई, हम नहीं करांगे तो कौन करेगा? हमें करना चाहिए इसको। हम आगे वाली पीढ़ी को दे देंगे, वो आगे करेंगे। हमने जब ये लोग कहानियां कथाएं सुनानी शुरू करी थी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि लोग सुनेंगे ना। बहुत सुनते हैं। अरे सुनते हैं लोग। आपकी जो वो आपने उसके सांगों पे थी, वो जब मेरी पुस्तक दिखाई, कईयों के फोन आ गए तत्काल कि आपने वो देखा। मैं भी देख रहा था, मैं भी देखता हूँ आपके, मैं भी देख रहा था। मगर देखा फिर आ गया, वो बात ना बढ़ाई। मैं कोई बात नहीं भाई, वो तो उनकी सीमाएं हैं, उनकी सीमाएं हैं, क्या रहा होगा नहीं रहा होगा वो कोई बात नहीं। तो लोग बड़े जागरूक है। मैं कहा आपको क्या पता, कि हम तो सुन रहे हैं साथ। मैंने तो उसमें से कई बातें बताई भी। आपने बताई बोले ना, इसके ऊपर अलग से चर्चा होनी चाहिए थी। अलग से तो मुलाकात कोई मगर कोई बात नहीं, हम चर्चा के लिए नहीं लिखते, हम तो आनंद के लिए लिखते हैं और समाज का दायित्व। मैंने पहले तो 20 साल तो निकाल दिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स के साथ साथ मुझे अब जाके ये लगा है कि काम की चीज बहुत रह रही है। ओहो, है ना। मैं तो ये कहता हूँ, हे भगवान, जन्म तो ये गया ये तो, और कर कुछ भी नहीं पाए हम। इतना करने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये तो बूंद भी नहीं है। 30 किताब लिखनी आदमी ने जेनू लग गए। तुम्हारा वर्ग देख लो आप। सचमुच है ये कि हमारा ऋण है ये हमारे उसमें संस्कारों में है कि भी हमारा ऋण है कि हम समाज को क्या दे के जाएंगे, अगली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। नहीं तो हम वैसे ऋण के साथ ही मर गए। तो हम इस ऋण को उतारें, जो गुरु ऋण है। वो यही है, गुरु ऋण कि आपने जो ज्ञान दिया है आप उसको अगली पीढ़ी को दो। नहीं कई भाई ये पूछेंगे जी, यह किताब कित मिलेगी, इसका क्या समाधान? इसका प्रकाशक है, इसको प्रकाशक का नाम बता दो। अच्छा, ये सबद श्री प्रकाशक है सोनीपत से। इनका मैं दे दूंगा नंबर भी आपको। अगर किसी को ये किताब पढ़नी हो, कोई गंभीर ऐसा करते हैं, और कोई बहुत ही इतना यूँ है कि भी किसी को शोध करनी है तो मैं मुफ्त दे दूंगा। मैं तो देखो इस तरह की आज तक मैंने नहीं की है। मेरे गुरु ने ये बताया था, डॉक्टर बैजनाथ सिंघल ने। मेरे वो आ गए एक दिन घर, और वो कोई गाइड की प्रपोजल आई हुई थी। बोला ये गाइड वापस कर दे। अच्छा, गाइड नहीं लिखनी जिंदगी में। मैं क्यों जी, पैसे दे रहे हैं। बोला ना पैसे पूछे कुछ नहीं होते, लिखना है तो और कुछ लिख, फ्री में लिख, गाइड नहीं लिखनी, साहित्य लिखना है। तो अब मैं ये मन कोई किताब अपनी कोई को कहते नहीं बेच दे ना भाई, प्रकाशक से कहते हो मंगवा दूंगा, तुम नहीं मंगवा पाते तो मैं मंगवा दूंगा और फिर पैसे देकर प्रकाशक को दे दूंगा। मैं नहीं बेचता भाई, किताबें नहीं बेचता। मैं आज सोनीपत में कितने कॉलेज है, किसी कॉलेज में नहीं गया। मैं जाऊँ तो मेरी ले ले 2-2 4 किताबें। मिसेज कहती है आप जाते क्यों नहीं? मैं अपने को मैं तो नहीं जाता, मैं जाकर यूँ कहूँगा मेरी किताब खरीद लो ना, वो मेरे से नहीं होगा। किताब इतनी बढ़िया होनी चाहिए जी, लोग टोंदे करा। और क्या है ना, आते हैं ना, बिहार से आते हैं। बिहार से एक आया कि मैंने PhD वो डिलीट कर रहा हूँ, मैं PhD तक कर चुका और आपकी किताबें चाहिए। मैं कहाँ देख लिया,
आगे एक आपकी किताब ये मैंने पढ़ी थी, किसी से लेकर मध्य प्रदेश से, और ये उसके बाद में और सारी आपकी किताबें डिलीट करूँगा। दो बंदे मेरे से नाराज हो गए, एक तो नागपुर का, एक जयपुर का। मैंने फ़ोन नहीं करना चाहिए, मैंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, यूँ कह कि आपकी ये किताब चाहिए अमुक ललित निबंध संग्रह, और वो अंडर प्रिंट हो गया। मैंने प्रकाशक को कहा, उनके वो करने लगे जी हमारा तो सील कर दिया दिल्ली में, पर वो अब आगे हम नहीं छापते, तो सब कुछ वहाँ बंद है। तो मुझे मुश्किल हो गई, तो मैंने फिर वो उसके वो फोटो स्टेट करवा लिए थे, वहाँ भेजूँगा, पर उसमें थोड़ा सा मैं ये भेजने भाजने में भी मैं जो है अरुचि सी होती है, कौन जाके भेज का हो। तो फिर किसी उसका फ़ोन आ गया बिहार वाले लड़के का, किसी विश्वविद्यालय में वो कोई पूछने के लिए कुछ। तो मैंने कहा कि भाई तू मेरी वो किताब ले गया था एक अमुक अमुक, हम बोले हाँ जी। तो मगा वो उसकी कॉपी हो तो लोग मांग रहे हैं। बोला जी PDF बनवा ली मैंने सारी, PDF भेज दूँ। अरे मगा भेजे न, वो PDF भेजी, फिर मैं जो कोई मांगता ना PDF भेज देता। काम आ गया छोरा। तो वहाँ तो सारे देश में मांगते हैं लोग। बढ़िया जी डॉक्टर साहब, ये धन्यवाद आपका, आपने हरियाणा की इतनी ना मैं तो, और आपके साथ कई वीडियो बनेंगे मेरे, मैं आपको तंग करता रहूँगा। ना नहीं, वो तो मेरा सौभाग्य है, आप मुझे इस योग्य समझें। तो दोस्तों आप डॉक्टर साहब से साथ हमें ऐसी बातें आगे और भी जानना चाहेंगे क्या, आप जरूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।